इस हुकूमत ने अभी IMF के साथ एक 9 माह की मुद्दत का स्टैंड बाय अरेंजमेंट किया है जिसकी रकम $3 अरब है। और ये प्रोग्राम जो है ये बिलखसूस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कोशिशों से और काविशों से हुआ। आप जानते हैं 30 जून के दिन वज़ीर आज़म ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्टाफ लेवल मुआहदा जो था इस प्रोग्राम के लिए उसका ऐलान किया और उसी दिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF की तरफ से भी उसका ऐलान हुआ। और उसके नतीजे में आपने देखा कि किस तरह पूरे मुल्क में ख्वाह वो कारोबारी लोग हों, सनतकार हों, इन्वेस्टर हों, मुल्क के अंदर लोग हों, मुल्क के बाहर जो प्रेस है, अदरवाइज इन्वेस्टर्स हैं, किस तरह उन सब ने इस कदम का और इस माइलस्टोन का खैर मकदम किया। और आपने देखा कि इसकी एक जो सेंटिमेंट की एक इंडिकेटर है वो ये था कि सोमवार के दिन जो 3 जुलाई का दिन था, पहला जो ट्रेडिंग डे था, उस दिन स्टॉक एक्सचेंज ने 2446 पॉइंट्स का उसमें इजाफा हुआ जो पाकिस्तान की तारीख में एक दिन में सबसे ज़्यादा इजाफा है। इसी तरह आपने देखा कि अब गुज़िश्ता दिनों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 45,000 पॉइंट्स की सतह अबूर की जो कि पिछले 14 माह से ज़ायद में सबसे ऊंची सतह है। तो उसके अलावा भी आपने देखा कि फिच रेटिंग्स ने हमारी जो रेटिंग है उसको CCC- से CCC किया, वो भी इम्प्रूव हुई। अदरवाइज आपने देखा कि बिजनेस कम्युनिटी हो, इन्वेस्टर्स हों, जिन लोगों को भी आपके मीडिया चैनल्स पे भी आप लोगों ने कमेंटेटर्स को, कारोबारी लोगों को लिया, सब ने एक ही आवाज़ के साथ इस बात की तस्दीक की कि ये एक अच्छा स्टेप है। मगर देखिए इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये वज़ीर आज़म साहब की ख़ास कोशिशों से, आपको याद होगा ये प्रोग्राम मुकम्मल हुआ 22 जून के दिन गालिबन वज़ीर आज़म की पहली मुलाकात हुई MD IMF से पेरिस में, जिस कॉन्फ्रेंस पे वो गए थे उसकी साइडलाइंस पे, और फिर 3 मुलाकातें वहाँ पे हुई। उसके बाद उनकी फ़ोन पर भी उनसे बातचीत रही और उनकी इन कोशिशों के नतीजे में दोनों साइड से टीम्स ने काम किया ताकि ये प्रोग्राम मुकम्मल हो। आपको याद होगा कि बजट में भी बजट के दिन भी चल रहे थे, तो बजट के अंदर भी उसी प्रोग्राम की डिस्कशंस के नतीजे में कुछ चेंजेस आए थे। मगर मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि, और ये बात रिट्रेट करना चाहूँगा, जो वज़ीर आज़म अक्सर पिछले दिनों में आपने उनकी तकारीर में देखा है, वो कहते हैं कि ये प्रोग्राम हमने किया है, ये हमारी यकीनन एक ऐसा मेजर है, ये एक ऐसा माइलस्टोन है जिसकी हमारी मईशत को ज़रूरत थी, मगर ये भी हमारे लिए लम्हा फ़ख्रिया नहीं, लम्हा फ़िक्रिया है। और हमें यकीनन ये एक जो 9 माह की ब्रीदिंग स्पेस मिली है, 9 माह का जो वक्त हमने इस मुआहदे में लिया है, जिसके नतीजे में आपकी जो वसाइल की फरामी है उसमें आसानी हुई है, जिसके नतीजे में आपने देखा है कि 30 जून के बाद $4.2 अरब हमारे मुल्क में आए, $2 अरब सऊदी अरेबिया की तरफ से आए, $1 अरब UAE की तरफ से आया, $1.2 अरब IMF की तरफ से आया। ये सारे हमारे स्टेट बैंक में डिपॉजिट हुए, तो इससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ, इससे हमारे मज़ीद एक इस्तेहकाम की एक सेंटिमेंट बनी और इसके नतीजे में अब कारोबार भी ज़्यादा सर्टेनिटी के साथ अपना कारोबार कर सक रहे हैं और प्लानिंग कर सक रहे हैं, और जो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे थे वो ख़त्म हुए। और इसमें साथ ही साथ आपने देखा कि अभी चाइना से भी एक $60 करोड़ का लोन था जो रोल ओवर हुआ। तो ये सारी जो इक़दामात हुए हैं, ये जो नताइज आए हैं, इससे यकीनन इस्तेहकाम हुआ। और आपने देखा है वज़ीर आज़म बार बार ये बात करते हैं कि क्योंकि ये हमारे लिए लम्हा फ़ख्रिया नहीं लम्हा फ़िक्रिया है, इसलिए हमने स्पेस को यूज़ करके, इसको इस्तेमाल करके आगे वो इस्लाहात करनी है, वो इक़दाम उठाने हैं ताकि हमें फिर से इस तरह के मसाइल हमारी मईशत को ना दरकार हों, फिर से हम इस तरह की स्टेज पे ना पहुँचें। और इसलिए वज़ीर आज़म साहब दीगर इक़दामात भी उठा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और ये मैसेज वो खुद रीइटरेट कर रहे हैं कि ये हमने इस ब्रीदिंग स्पेस को इस्तेमाल करने में, उसकी भी तफसील पे ज़रा आऊँगा। और ये भी ज़रूर इसमें हमें देखना चाहिए कि जिन लोगों ने डिफ़ॉल्ट को करने की कोशिश की, जो लोग मुसल्लत शुदा थे, जो इक़्तिदार पर मुसल्लत थे, उन्होंने तबाही की 4 साल, और फिर जाते जाते जानबूझ के हर मुमकिन साजिश की कोशिश की डिफ़ॉल्ट कराने की, जो बारूदी सुरंगें वो बिछा कर गए कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, उनकी छोटी सियासत के लिए, उनकी मसनूई सियासत के लिए, वो सुरंगें हमने साफ़ की। मगर मैं ज़रा यहाँ पे
एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि ये जो IMF प्रोग्राम है जिसका अक्रॉस द बोर्ड एक खैर मकदम हुआ है, इसके मुतल्लिक पिछले एक दो दिनों से कुछ फिर से वही अनासिर जिनने पहले साजिशें की इस प्रोग्राम के खिलाफ, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश की, पाकिस्तान की मईशत की तबाही की, वही अनासिर अब फिर से इस जो प्रोग्राम हुआ है उसके खिलाफ अब उसके मुतल्लिक अब झूठ बोल रहे हैं। और क्योंकि इन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि किस तरह मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं किया, कि किस तरह जो बारूदी सुरंगें वो बिछा कर गए थे वो काम नहीं की, किस तरह इन लोगों ने मतलब कि मौजूदा हुकूमत ने आके ना सिर्फ पिछले एक साल में डिफ़ॉल्ट अवॉइड किया, मगर साथ ही साथ मुश्किल तरीन हालात में जहां पहले ही मुआशी मुश्किलात थी उसमें कमज़ोर तबकात को भी मदद फराम की, ख्वाह वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हो, जिसके अंदर आपने देखा कि उसका बजट भी बढ़ाया गया, जो उसके अंदर स्टाइपेंड मिलता था मुस्तहिक खानदानों को वो भी बढ़ाया। और ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मतलब ये बात करना ज़रूरी है, आपके तवज्जुद से लोगों को बताना ज़रूरी है कि ये साइंटिफिक तरीके से एक हाउस होल्ड सर्वे के तहत हमारे मुल्क के जो सबसे मुस्तहिक खानदान होते हैं उनकी शनाख्त करके उन तक डायरेक्ट मदद पहुंचाती है ताकि वो किसी के मोहताज ना हो, ताकि उनको किसी के पास जाना ना पड़े। तो इसका बजट हमने मुश्किल तरीन हालात में बढ़ाया भी, इनका स्टाइपेंड भी हमने बढ़ाया। और फिर इस सब के साथ पिछले साल सैलाब की आफत आई जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड सैलाब था, इन सारी मुआशी मुश्किलात के कॉन्टेक्स्ट में उसको भी हमने एड्रेस किया। अपने सैलाब मुतासरीन जो हमारे बहन भाई थे, बुजुर्ग थे, उनको भी मदद फराम की। आप जानते हैं कि 3 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी इससे मुतासर हुए, 1/3 से ज़्यादा पाकिस्तान की जो ज़मीन थी वो पानी के नीचे थी। 100 अरब रुपए से ज़ायद उस टाइम पे फॉरेन रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए पाकिस्तान ने खर्च किए, 30 अरब डॉलर का हमें इसका नुकसान हुआ। तो ये सब काम हमने किए। और इन सब और ये जो लोग हैं उन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही, ये जो अनासिर हैं जो साजिश कर रहे हैं इन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही। इसलिए अब ये जो मौजूदा प्रोग्राम है यहाँ पे फिर से इस्तेहकाम के सफ़र को रोकने के लिए वो मौजूदा IMF प्रोग्राम के मुतल्लिक झूठ बोल रहे हैं। और ये झूठ मैं आपके सामने वाज़ेह तौर पर एड्रेस करना चाहूँगा। ये बात हो रही है कि शायद अब चूँकि IMF के प्रोग्राम के बाद आपने देखा कि 30 जून को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुई, 12 जुलाई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने IMF के उसका अप्रूवल दिया, जिसके नतीजे में पहली ट्रांच 1.2 अरब डॉलर की हमारे पास अगले दिन स्टेट बैंक में आ गई। उसके बाद अब चंद दिन बाद या एक दिन पहले, आज से एक दिन पहले IMF की स्टाफ लेवल रिपोर्ट बाहर आ गई है। तो उसको इस मौके को इस्तेमाल करके कुछ लोग ये झूठ बोल रहे हैं कि शायद कोई इजाफी टैक्सेस अब मजीद कोई इजाफी टैक्सेस कोई लग रहे हैं। कुछ लोग ये बात करते हैं कि शायद ज़राअत के ऊपर कोई, कि ज़राअत की आमदन पे कोई टैक्स है। मैं आपको वाज़ेह तौर पे यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि IMF के नतीजे, IMF के प्रोग्राम और IMF के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में जो भी बजट के अंदर चेंजेस होने थे वो बजट के सेशन के दौरान हुए। आपको याद होगा उन दिनों में कुछ हमारे बजट हमने 9 जून को प्रेजेंट किया था, और जब बजट प्रेजेंट होने के बाद बजट सेशन के दौरान ही IMF के साथ बातचीत और मुज़ाकरात हो गए थे। तो उन मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ बजट में जो चेंजेस आने थे, और वो कोई खातिर ख्वाह चेंजेस नहीं थे, वो चेंजेस भी इतने सिग्निफिकेंट नहीं थे, मगर जो भी चेंजेस थे और जो भी टैक्सेस या जो भी एक्सपेंडिचर में चेंजेस, अखराजात में भी उसमें 85 अरब की कमी हुई। हमने बल्कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट मजीद 450 अरब प्रेजेंट करके 466 अरब पर हम ले गए। ये सारे चेंजेस उस टाइम पे तय हुए थे। वही जो बजट के अंदर ही जो टैक्सेस आयद किए गए थे वही टैक्सेस हैं। अब 9 माह में हमने उसकी पैरवी करनी है, 9 माह में हमने उसको इंप्लीमेंट करना है। इसलिए अगर कोई भी शख्स ये तासुर दे रहा है कि अब कोई मजीद टैक्सेस की कोई कमिटमेंट हुई हुई है या मजीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये झूठ बोला जा रहा है कि ज़राअत की आमदन पे कोई टैक्स लाया जा रहा है, ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके तवज्जुद से ये बात क्लियर हो जाए, ताकि जो भी लोग अब ये फिर से अभाम बनाना चाह रहे हैं। हमने देखें एक बड़ी मुश्किल से एक बजट पेश किया जिसके अंदर सारी हमारी प्रायोरिटीज़ हमने बैलेंस की हैं। इसके अंदर मुआशी इस्तेहकाम के सफ़र को भी जारी रखना है, मईशत में वापस ग्रोथ भी लानी है, वो इस्लाहात भी करनी है मुआशी जो हमारी मुल्क की ज़रूरत है, और IMF के साथ जो हमारा मामला तय हुआ है उसको भी इसमें रिफ्लेक्ट किया हुआ है। अब उसी प्रोग्राम को लेके और इसी बजट को लेके इंशाल्लाह आगे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और अभी जो ये इजाफी टैक्सेस बिलखसूस ज़राअत के शोबे के मुतल्लिक बात हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मैं साथ ही साथ एक तरफ तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो झूठ हैं इसके मुतालिक इसके हकायक क्या हैं वो मैंने आपके सामने पेश किए, मगर मैं साथ ही साथ ज़रा ये बताना चाहता था आपको,
और आपके सामने कुछ हकायक पेश करना चाह रहा था कि हमें ये प्रोग्राम क्यों करना पड़ा। चूंकि इस मुतल्लिक भी बहुत क़यास आराइयाँ कमेंट्री की जाती है, और अगर हम ये प्रोग्राम ना करते तो क्या होता। और हम अक्सर ये बात करते हैं कि जब IMF का प्रोग्राम अगर ना होता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। तो मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगा कि डिफॉल्ट होता तो क्या होता, और डिफॉल्ट के नतीजे में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तानी अवाम का और सबसे ज्यादा नुकसान आपके सबसे कमजोर तबकात का होता है। इसकी सबसे विजुअल और आला मिसाल हाल ही में या गुज़िश्ता 1-2 सालों में ही श्रीलंका में आपने देखी है। श्रीलंका में, और उसके मैं उम्मीद करता हूं जी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं शायद कुछ ग्राफिक्स भी आपको नजर आ रहे होंगे कि श्रीलंका के अंदर आपने देखा कि 18-18, 20-20 घंटे लोड शेडिंग हुई। इसलिए क्योंकि जब मुल्क डिफॉल्ट करता है तो आप दुनिया के फाइनेंशियल निज़ाम से कट जाते हैं। आपके पास वो डॉलर, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं रहते कि आप वो ईंधन खरीद सकें जिससे बिजली घर चल सकें। श्रीलंका में पेट्रोल स्टेशनों पे नहीं मिल रहा था। लोग 5-5 दिन गाड़ी कतार में लगाते थे तो 5 या 10 लीटर पेट्रोल मिलता था। श्रीलंका में कुकिंग गैस नहीं मिल रही थी। खवातीन और बुजुर्ग 2-2-3 कतारों में खड़े होते थे तो उनको कुकिंग गैस के सिलेंडर मिलते थे। दवाइयां खत्म हो गई थी। ये वो हालात थे जो श्रीलंका में हाल ही में हुए हैं। और यहां पे भी बदकिस्मती से अगर खुदा ना खास्ता यहां पे अगर डिफॉल्ट हो जाता, जो वो अनासर चाहते थे, जो पिछली मुसल्लह शुदा हुकूमत ना सिर्फ उस पहले तबाही करके की, मगर उसने हर मुमकिन कोशिश की इक़्तिदार पे जब तक मुसल्लत रहे, तब भी जाते जाते और जाने के बाद भी। ये इसका सबूत आपके पास है। शौकत तरीन साहब और तैमूर झगड़ा साहब की ऑडियो लीक है, फिर शौकत तरीन और मोहसिन लगारी की ऑडियो लीक है, जिसके अंदर मोहसिन लगारी बाकायदा शौकत तरीन से पूछते हैं कि क्या इस खत से जो हम लिख रहे हैं इससे रियासत को नुकसान तो नहीं होगा। ये वो खत है जो वो IMF को कॉपी करना चाह रहे थे। तो उसका शौकत तरीन साहब के पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं था, और जो जवाब था वो इतना मायूस कुन और इतना, माजरत के साथ मैं अल्फाज का चुनाव कर रहा हूं, घटिया था। और ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि इस तरह के कदम से वो क्या नुकसान पहुंचा रहे थे, वो क्या रिस्क इस मुल्क में पैदा कर रहे थे। वही वो चाह रहे थे और वही वो रिस्क पैदा कर रहे थे जो श्रीलंका में हो चुका था। ये हालात जानते हुए कि ये काम हम करेंगे तो इससे ये काम हो सकता है, उन्होंने ये काम फिर भी किया। तो देखिए यहां पे भी अगर ये डिफॉल्ट हो जाता, खुदा ना खास्ता अगर डिफॉल्ट हो जाता, तो जो आप कीमतें देख रहे हैं कीमतें दुगनी होती। ये हकीकत है, ये तल्ख हकीकत है, मगर ये हकीकत है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि आज महंगाई की शरह जो है वो काबिल कबूल है, या ये कि हम चाहते हैं कि इसमें कमी ना आए। यकीनन इसमें कमी आनी भी चाहिए, हुकूमत कोशाएं। शरह में कमी आई भी है, 38% से 29% तक हुई है। आगे इंशाल्लाह मजीद महंगाई को आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे। और ये भी जो महंगाई आज है इसकी भी वजह वो तबाही है 4 साल की, और पिछले 1 साल में जो आग लगी रही है जिसको हम बुझाते रहे हैं, वो महंगाई जो जितनी है उसकी वजह भी वो है। और अगर हमने ये आग ना बुझाई होती तो ये महंगाई बिल्कुल काबू से बाहर होती। बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह आप हाइपर इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि कीमतें दुगनी होती, उससे भी ज्यादा होती, करेंसी आपकी क्रैश कर सकती है, डॉलर का रेट बहुत ज्यादा होता, आपको चीजों की कीमतें पीछे रह जाती, चीजों की किल्लत यहां पे पैदा हो जाती। चीनी, आटा, आपकी ईंधन, पेट्रोल, कुकिंग गैस, जो मिसालें मैंने आपको श्रीलंका की पेश की हैं, ये सब ये हकीकत है। ये सिनारियो हम फेस कर रहे थे। इसी वजह से हमारी हुकूमत ने जो ये बात करती है कि हमने हुकूमत संभाल कर सियासत को दांव पर लगाकर रियासत को बचाने की जब हम बात करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने आप को जानती है कि हम इस मुल्क की मदर जमात हैं, हम पाकिस्तान बनाने वाली जमात हैं। हमें उस टाइम पे सूट करता था कि हम ये जिम्मेदारी ना उठाते और इलेक्शन में चले जाते, मगर हमें पता था कि उस टाइम पे कोई केयरटेकर हुकूमत या कोई और जमात, इलेजिटिमेट कोई भी पॉलिटिकल सेटअप इस तरह के चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकता। हमारी हुकूमत ने किया। हुकूमत में आते ही दूसरे तीसरे दिन हमारी हुकूमत ने IMF को इंगेज किया, डिफॉल्ट अवर्ट किया, और ये सारे चैलेंजेस हमने अबूर किए। जो आपको मैंने अभी बताया है, ये सैलाब मुतासरीन भी, कमज़ोर तबकात की मदद भी, और डिफॉल्ट को भी अवर्ट किया, और सियासी इस्तेहकाम का एक सफ़र तय किया। और अब इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे कि इस मुल्क में इस साल अब मजीद रोज़गार की तरफ हम जा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इजाफा हो रहा है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। मगर मैं साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमें फिर से IMF के डिफॉल्ट की या IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ी। और मैं एक दफ़ा फिर से,
चूंकि ये बात है, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, ये बात कोई छोटी नहीं है कि श्रीलंका में जो हालात हुए थे, ये बात कोई छोटी नहीं है कि हमने पिछले साल एक हकीकत थी पिछले साल अप्रैल में ये कि मुल्क उस दिहाने पे था। और ये इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, इसमें आपको कोई बड़े इकोनॉमिस्ट, इसमें आपको कोई बड़े एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद थे जो कि तकरीबन 9 कुछ अरब थे, 9 और 10 अरब डॉलर के दरमियान थे। आपका माहाना खसारा करंट अकाउंट का, जो कि आपके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स और रेमिटेंसेस के बाद जो हिसाब होता है, वो आपका खसारा 1.5 अरब डॉलर का माहाना चल रहा था, जिसका मतलब ये था कि हर महीने आपके रिजर्व्स में से 1.5 अरब डॉलर वो कम हो रहे थे और आगे अदायगियां थी 3-4 अरब डॉलर की जो सर पे खड़ी थी, जो आपने कर्जों की देनी थी। तो इस तरह वो जो 9-10 अरब डॉलर खड़े थे जो आपके पास मौजूद थे, वो अगले चंद माह में अप्रैल के बाद जून जुलाई तक, पिछली गर्मियों तक नजर आ रहा था कि ये आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं अगर कोई इस तरह का एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर हुकूमत ना ले, अगर हुकूमत इस तरह का मेजर ना उठाए। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर वो हो जाता तो वही हालात होते जो श्रीलंका में है। यहां पे वहां पे एहतजाज भी हुए, वहां पे लोड शेडिंग 20-20 घंटे हो गई। पेट्रोल लेने के लिए आपको 5-5 दिन कतार में गाड़ी रखनी पड़ी। और इसकी वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरह आप देख सकते हैं कि किलोमीटरों पे एक कतारों की लाइन है जिसमें लोग सो रहे हैं गाड़ियों में, जाग रहे हैं गाड़ियों पे 5 या 10 लीटर पेट्रोल लेने के लिए। कुकिंग गैस लेने के लिए खवातीन और बुजुर्ग कतारों में खड़े हो रहे हैं। दवाइयां लेने के लिए दवाइयों की किल्लत है। लोग जिसका कहीं बच्चा कोई बाहर पढ़ने गया हुआ है, किसी ने 200-300 डॉलर भेजने, वो नहीं भेज सक रहा, ना वो मार्केट से खरीद सक रहा है, ना वो बैंक से भेज। ये हालात थे और ये हालात यहां पे होने को जा रहे थे अगर हमारी हुकूमत आके ये इकदाम ना उठाती। और यही वो अनासिर चाहते थे। जब मैं बार बार बात करता हूं शौकत तरीन साहब की, जो कि उस मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म के कहने के ऊपर जिनने ये काम किया, वो चिट्ठियां लिखी। पहले तो उन्होंने अपना 4 साल तबाही की, अपना किया हुआ IMF का मुआहदा, जिस शख्स ने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा, पहले उसने 10-11 महीने ज़ाया करके अपने बड़े ही कोई सुपरस्टार असद उमर से इवेंचुअली एक IMF का मुआहदा सब स्टैंडर्ड करवाया। फिर जब IMF का मुआहदा तय होने वाला तो उनको फारिग करके हफीज शेख साहब को ले आए। हफीज शेख साहब ने वक्त ज़ाया किया, वो जब गए तो आके शौकत तरीन ने उनका किया हुआ वादे तोड़े। शौकत तरीन साहब ने फिर खुद वादे किए, अपने किए हुए वादे फिर वो खुद तोड़ के गए। जब इनकी हुकूमत जाने लगी, इनको नजर आ गया कि ये जा रहे हैं, तो इन्होंने अपनी सस्ती सियासत के लिए, सस्ती शोहरत के लिए इन लोगों ने वो मुआहदे तोड़े, ये जानते हुए कि आप मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेल रहे हैं। IMF को, पाकिस्तानी कौम को टीवी पे पता चला सबको कि ये लोग मुआहदे तोड़ गए। इन्होंने किसी को एतमाद में लाने की कोशिश नहीं की। इनका मकसद ही ये था कि IMF का प्रोग्राम टूटे। उनका मकसद ये था कि अब क्योंकि इनकी हुकूमत जा रही है तो अगली जो इत्तेहादी हुकूमत आए वो आके उनके लिए मुश्किलात बनाएंगे और ये बारूदी सुरंगें जो है बिछा के जाएं। और सिर्फ अगर किसी को इसका सबूत चाहिए था कि इनका मकसद ये था, तो वो सबूत उन्होंने खुद पेश कर दिया 2-3 महीने बाद, जब हमारी हुकूमत मुआहदा करने के नहज पर थी। तो इन लोगों ने बाकायदा सबोटाज करने की कोशिश की, जो ऑडियो लीक्स आपके सामने हैं शौकत तरीन, तैमूर झगड़ा, मोहसिन लगारी साहब की। तो देखिए, मैं इसमें यह बात जरूर जरा करना चाहूंगा कि इसका भी एक पस मंजर है। और ये IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में काफ़ी रहे हैं, मगर आपको याद होगा और आप सब यहाँ पे मौजूद हैं, आप सब ने भी वो पाकिस्तान देखा जो 2016 में 2017 में था। आप सब ने भी देखा कि किस तरह पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने 2013 से 2016 के दरमियान जो प्रोग्राम IMF का चलाया, वो प्रोग्राम चलाया भी, उसकी शराइत भी पूरी की। उस प्रोग्राम को चलाते हुए खसारे भी कम किए, उस प्रोग्राम को चलाते हुए महंगाई भी काबू में रखी। कोई भी बुनियादी अशिया जो थी उनकी कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। आपने देखा कि जब हम हुकूमत छोड़कर गए 2018 में, तो महंगाई की शरह सिर्फ 3.8% थी और खाने की अशिया की शरह तो और भी कम थी, सिर्फ 2.3% थी। मगर बात यह है कि हमने पहली दफा IMF को अलविदा कहा। 2016 में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा प्रोग्राम मुकम्मल किया और हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसे मुआशी इस्तेहकाम हम कहते हैं, मुआशी इस्तेहकाम अचीव कर चुके थे। और उसके बाद वो इस्लाहात प्रोसेस में थी इम्प्लीमेंटेशन के, जो हमारी मईशत की अशद ज़रूरत रही है। उसका एक मोमेंटम बन गया था, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस था, बिजनेस कॉन्फिडेंस था, दहशत गर्दी का खात्मा हो गया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वक्त में। और उसी IMF के प्रोग्राम में रहते हुए उन्हीं मुआशी मुश्किलात के बावजूद 300 अरब रुपए ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद पे हमने खर्च किए, अपने वसाइल से खर्च किए दहशत गर्दी के खात्मे के लिए।
जो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग 2013 में थी उसका खात्मा किया, 14,000 मेगावाट बिजली लगाई। ये चीजें कहना आसान है, ये आप उन लोगों से पूछें, और आप में से काफी लोग मौजूद हैं कि आप सब जानते हैं 2013 में क्या हालात थे। इसी निजाम के अंदर, जिसके अंदर आप कहते हैं कभी स्टे ऑर्डर हो जाते हैं, कभी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, इसी निजाम के अंदर नवाज शरीफ साहब ने की लीडरशिप की वजह से हमने ये सारे काम करके दिखाए, मुल्क को उस नैश पे लेके गए। मगर एक जुर्म जो मुल्क के साथ किया गया, जो एक जिसे आप पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, मगर जो एक अवाम के साथ एक जुर्म किया गया, जो कि एक प्रोजेक्ट था रुसवाई का, जो एक प्रोजेक्ट था करप्शन का, जो एक प्रोजेक्ट था मुल्क की जग हसाई का, जो एक प्रोजेक्ट था मुल्क की तबाही का, वो 2017 में काबिल अमल या अमल में लाया गया, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि रियासत की सारी मशीनरी इस्तेमाल करके नवाज शरीफ साहब को हटाया जाए। नवाज शरीफ साहब को पहले वजारत उज़्मा से हटाया गया, फिर उनको पार्टी की सदारत से हटाया गया, फिर उनको एक भोंडे केस में झूठ की बुनियाद पर जेल भी भेज दिया गया। और उसका नुकसान, उसका खमियाजा, उसकी सारी जो आग यहाँ पे लगी है, उसका सारा नुकसान पाकिस्तानी अवाम को हुआ है, और बिलखसूस हमारे कमज़ोर तबकात को हुआ। क्योंकि 2018 से 2022 के दरमियान हुआ क्या है, 60 लाख से ज़ायद लोग बेरोज़गार हुए हैं, 2 करोड़ से ज़ायद लोग गुर्बत की लकीर के नीचे धकेले गए हैं, और महंगाई मुस्तकिल रही है। और अभी भी जो महंगाई है, ये मैंने आपको जिस तरह पहले कहा, ये महंगाई की शरह और बहुत ज़्यादा हो सकती थी। अभी हमने आग बुझाई है तो ये महंगाई यहाँ तक काबू हुई है। तो देखिए, 2013 से 2016 तक और 2017 तक जो सफर था, ना सिर्फ वो 2018 के बाद या 2017 के बाद नवाज शरीफ साहब को हटा के एक रिवर्स गियर लगाया गया। सिर्फ ये बात अक्सर होती है कि ये वक्त जाया हुआ है, ये वक्त जाया नहीं हुआ। वक्त जाया तो सिर्फ तब होता जब सिर्फ एक पॉज होता मामलात पर। बाकायदा रिवर्स गियर इस मुल्क को लगाया गया। 2018 से 2022 के अंदर इस मुल्क को रिवर्स गियर लगाया गया, और 2022 के बाद भी जब ये मुसल्लत शुदा हुकूमत हटाएगी तो वो जो अनासिर थे उन्होंने कोशिश की कि ये रिवर्स गियर जारी रहे। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि बदकिस्मती से जो सफर जहां पे हम 2017 में खड़े थे, आज हम फिर से हमारी हुकूमत को 14 माह लगाकर मुल्क को वापस उस पॉइंट पे ले जाने की अभी भी कोशिश जारी है जहां पे हम 2017 में खड़े थे। हमने आग बुझाई है, अभी भी हम उस सफर की पे चले हुए हैं कि हम जहां पे मुल्क 2017 में खड़ा हुआ था। क्योंकि उस टाइम पे 2017 में क्या हालात थे जो मैंने आपको बताए कि दहशतगर्दी का खात्मा, लोड शेडिंग का खात्मा, 6.1% ग्रोथ, महंगाई कम, IMF को अलविदा कहना, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की तरफ हम जा चुके थे, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हमारा एक दरीना मसला है, पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट जो हमारा दरीना मसला है, इन मसाइल के हल के लिए एक मोमेंटम बन गया था। उसके लिए ग्राउंड सेट हो गया था नवाज शरीफ साहब की क़यादत में। सबको नजर आ रहा था कि अगर ये प्रोजेक्ट ना होता, प्रोजेक्ट तबाही जो 2017 में हुआ है, तो नवाज शरीफ साहब 2018 में फिर वजीर आजम होते और ये सफर जारी होता, और काफी साल पहले वो इस्लाहात हो गई होती जो हमारी मुल्क की जरूरत है। आज मौजूदा हुकूमत ने, आपने देखा है कि पिछले 1.25 साल में डिफॉल्ट की आग बुझाई, हमने सैलाब मुतासरीन की मदद की, हमने कमजोर तबकात की मदद की, और अब जो वजीर आजम साहब बार बार बात करते हैं कि ये जो हमारे लिए जो हमने IMF का मुआहदा किया है और इसके नतीजे में जो हमें ब्रीदिंग स्पेस मिली है, हमने इसको इस्तेमाल करना है। और इसको इस्तेमाल करने का क्या मतलब है, आपके सामने है कि वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की बात करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है जिसमें सारे आपके महकमे, सूबाई और वफाकी हुकूमतें मिल के कोऑर्डिनेटेड तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि कोई भी इन्वेस्टर जब आए तो उसको ये महसूस ना हो कि उसको कभी एक फुटबॉल की तरह कभी वफाक से सूबा भेजा जा रहा है या वफाक के एक डिपार्टमेंट से दूसरी तरफ। ये बिल्कुल हम रेड टेपिज्म को एड्रेस करने के लिए, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने IT सेक्टर में और ज़राअत में भी वो चाहते हैं कि हम एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स ना सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स जो हमारी मौजूदा बेस है वो मजीद एक्सपोर्ट्स करें, मगर हमारी जो एक्सपोर्ट्स की सोर्सेज हैं उनमें भी इजाफा हो, जिसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है। और ज़राअत के मतलब मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने देखा कि पिछले साल सैलाब के बावजूद, जिससे हमारी क्रॉप्स को नुकसान हुआ, हमारी गंदम की बम्पर क्रॉप आई, 1800 अरब रुपए का किसान पैकेज दिया गया, जिसके नतीजे में ये हमने अचीव किया कि बम्पर क्रॉप हुई। इस साल फिर 2000 अरब रुपए का किसान पैकेज अनाउंस किया गया है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ये जानते हैं, ये समझते हैं कि ज़राअत हमारी बैकबोन है। ज़राअत तरक्की करेगा, ज़राअत का शोबा तरक्की करेगा
तो हमारा नौजवान भी खुशहाल होगा, ज़राअत का शोबा तरक्की करेगा तो हमारे सबसे मुस्तहिक और कमज़ोर तबकात भी उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी। ज़राअत का शोबा तरक्की करेगा तो ही हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि हुकूमत IMF के प्रोग्राम के बाद दिन रात मेहनत कर रही है कि हम इस वक्त को इस्तेमाल करें, हम वो इस्लाहात करें जो हमारे मुल्क की ज़रूरत है, हम ज़र मुआदला के ज़खायर मज़ीद बढ़ाएं, कमाएं, एक्सपोर्ट्स के थ्रू कमाएं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट करें। और इस वक्त को आप देख रहे हैं कि आखिरी दिन तक वज़ीर आज़म साहब दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं और बार बार ये बात खुद रीट्रेट कर रहे हैं कि किस तरह हम सबको मिल के इस वक्त को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि आप जानते हैं इस IMF के प्रोग्राम के दौरानिए में आगे हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल भी कर रही है। 14 अगस्त की तारीख वज़ीर आज़म साहब कहते हैं और उसके बाद एक केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। हमें इंशाल्लाह यकीन है कि पाकिस्तानी अवाम जानती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही पिछले 3 दहाइयों के अंदर इस मुल्क को तरक्की दी है। इस मुल्क में अगर आज आप कोई भी डेवलपमेंट की अलामत उठा लें तो उसके ऊपर नवाज शरीफ का नाम लिखा है। और अवाम ये भी जानती है कि पिछले 5 सालों में किन्हों ने इस मुल्क को तबाह किया, किन्हों ने इस मुल्क में आग लगाई और किन लोगों ने आके उस मुल्क में उस आग को बुझाया और पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम दिया। हम इंशाल्लाह पुरुमीद भी हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं कि इलेक्शंस के बाद फिर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इंशाल्लाह आएगी और यही सियासी इस्तेहकाम का सफ़र, सियासी तरक्की का सफ़र और इस्लाहात का सफ़र जारी रखेगी। जी ज़हीर साहब समा से सर एक खबर गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे भी और कुछ नेपरा की जानिब से रीबेस भी किया गया जो टैरिफ है, उसमें जो पीक आवर्स थे वो 7 से 9 थी, आप 5 कर दिए गए, 2 घंटे बढ़ाए। इससे बेस टैरिफ बढ़ने से पहले ही नुकसान तो हो रहा है, जो बिल लेने से फर्क पड़ेगा। बेस टैरिफ इंक्रीज करने की क्या जरूरत है, ये पीक आवर्स इंक्रीज करने जी देखिए, इस पे हवाले से मैं ज़रा आपको बता दूं। जी आप जानते हैं नेपरा ने एक एवरेज टैरिफ जो है वो नोटिफाई किया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। नेपरा के टैरिफ के बाद हुकूमत जो है वो अपने स्लैब्स का आप जानते हैं कि 0 से 100 यूनिट तक के 1 से 100 यूनिट तक के जो सारिफीन होते हैं बिजली के, उनका अलहदा स्लैब होता है, 100 से 200 का अलहदा होता है, प्रोटेक्टेड कस्टमर्स होते हैं, लाइफलाइन कस्टमर्स होते हैं। इसी तरह जो बाकी स्लैब्स हैं आपके 200 से 300 और ऊपर जो स्लैब्स हैं उन सब के मुख्तलिफ टैरिफ होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, और ये आप जानते हैं कि जो गुज़िश्ता माली साल रहा है उसके अंदर आपके जो प्रोटेक्टेड और लाइफलाइन कस्टमर्स थे, वो कस्टमर्स जो जिनकी बिजली की कंजम्पशन जो है या बिजली का जो इस्तेमाल है वो या 1 से 100 यूनिट तक या 100 से 200 यूनिट तक था या है, और या कम अज़ कम उनके पिछले 3-4 माह के अंदर इतनी कंजम्पशन रही हो या पूरे साल रही हो, तो यही प्रोटेक्टेड और लाइफलाइन कस्टमर्स होते हैं। और ये बिजली सारिफीन की कुल की अक्सरियत है पाकिस्तान में। 54% 54% वो लोग हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इनका बिजली का नर्ख जो है या टैरिफ जो था वो गुज़िश्ता माली साल में 3 रुपये 95 पैसे से लेके तकरीबन 10 रुपये तक था। अभी भी आप देखेंगे कि हुकूमत ने अभी उन स्लैब्स का ऐलान करना है, नेपरा की तरफ से नोटिफाई हो गया टैरिफ, मगर हुकूमत ने अपने जो स्लैब्स हैं आगे उस टैरिफ को मद्देनज़र रखते हुए उनका ऐलान करना है। हुकूमत इंशाल्लाह आप देखेंगे फिर से जो हमारे कमज़ोर तबकात हैं, जो हमारे बिजली सारिफीन हैं, जो उस प्रोटेक्टेड और लाइफलाइन कैटेगरीज में आते हैं, जो 1 से लेकर 200 यूनिटों तक या प्रोटेक्टेड या लाइफलाइन कस्टमर्स हैं, उनकी ये हुकूमत की यही कोशिश रहेगी कि या उनमें इजाफा ना हो और अगर हो भी तो ज़्यादा ना हो। मगर इस हवाले से अभी बात कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जब उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी तो तब मैं आपको बेहतर बता सकूँगा। मगर मैं ये जो बातें गर्दिश कर रही हैं, जो नरखों की बात हो रही है कि नर्ख यहाँ तक पहुँच गए, देखिए ये आपके जो सबसे कमज़ोर तबकात हैं, बल्कि मुल्क के जो अक्सरियत बिजली सारिफीन है उसके ऊपर उसका इतलाक़ नहीं होता, उनका नर्ख इससे बहुत कम है। और हुकूमत की पूरी कोशिश रहेगी, जिस तरह हमने पिछले 1.25 साल में की है, कि ख्वाह वो मुफ्त आटा हो, ख्वाह वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, ख्वाह वो बिजली के बिल हो, उनको जितना हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं चादर देख के भी पाँव फैलाते हुए वो हम इंशाल्लाह करेंगे। जी जी देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, जब एक दफ़ा हुकूमत जब नोटिफाई कर देगी, देखिए अभी बातें क्या सराइयाँ हो रही हैं। नेपरा ने एक एवरेज टैरिफ नोटिफाई किया है, इसके नतीजे में